हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में सोशल साइंस का मॉडल पेपर सेट 2 करने वाले हैं। इससे पहले जो सेट 1 आप लोग नहीं देखे, सेट 1 भी जा करके देख सकते हैं। साइंस के भी चारों वीडियो अपलोड हैं, वो भी आप देख सकते हैं। भी सेट 1 और सेट 2 आपका अपलोड है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो मॉडल सेट है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे भी, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिएगा। और आज हम लोग सेट 2 करने वाले हैं, ठीक है, सेट 2 करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न इसमें से क्या दिया आपको कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। 1789 के समय जो फ्रांस में क्रांति के समय किसका शासन था, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो लुई 16वां था फ्रांस में, उसका शासन तब चल रहा था। ऑप्शन गो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन था। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन था। तो इसके जो लेखक थे वो आपके कौन थे, मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह कथन किसका है, जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और इसको याद भी रखिएगा। तो किसका कथन था ये, मैटरनिक का। किसका, मैटरनिक का। अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो ये कब पूरा हुआ था, 1871 को पूरा हुआ था। फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था। तो ये जो थे आपके वो फ्रांसीसी चित्रकार थे। कौन थे, फ्रांसीसी चित्रकार। ऑप्शन को आपका बिल्कुल सही होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो ये कब गए थे, 1893 ईस्वी को गए थे, ठीक है। ऑप्शन घ आपका बिल्कुल सही होगा। चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो कब पूछा जाता है, चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुआ था आपका, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर को आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 ईस्वी को। कब, 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है। तो आनंद मठ से। किससे, आनंद मठ से लिया गया है। बापू किन्हें कहा जाता है। बापू किन्हें कहा जाता है, सबको पता है, महात्मा गांधी को। किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी को। अगला है। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें आपका क्या किया जाता है, सीढ़ीदार खेती किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो वहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की, जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को। किस मृदा को, काली को, ठीक। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशुहार का परिसीमन। तो जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वन्य जीव पशुहार परिसीमन। ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत जैव विविधता से समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। तो जो प्रतिशत में पाया जाता है वो आपका कितने पाया जाता है, 8% के रूप में, ठीक है। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो कब लागू किया, 1972 को लागू किया गया। ऑप्शन को आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बहुउद्देश्य नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया। जवाहरलाल नेहरू को कहा गया था। अगला प्रश्न। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। ऑप्शन नंबर को आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है। तो गुजरात आपका क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अगला प्रश्न।
औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो देखिए, देश का जो कुल आय होता है वो देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या निकलता है? औसत आय निकलता है। तो ऑप्शन नंबर को आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? प्रति व्यक्ति आय का, मानव विकास सूचकांक का, या सकल घरेलू उत्पाद का, या जनसंख्या का? तो ये किसका करता है? प्रति व्यक्ति आय का। किसका करता है आपका? ये प्रति व्यक्ति आय का। ऑप्शन नंबर को आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीकरणीय साधन का उदाहरण क्या है? नवीकरणीय साधन का उदाहरण क्या है? तो भूमिगत जल, भूमिगत जल। अगला प्रश्न, लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? समान होते हैं, भिन्न या परस्पर विरोधी, अपरिवर्तित, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या होते हैं आपके? भिन्न या परस्पर विरोधी। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामू एक किसान है जिसमें अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाए। बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपया में बेचा। तो बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु को लिया जाएगा? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में उसको लिया जाता है जो अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम उत्पाद आपका लास्ट में क्या बचा? बिस्किट। ठीक है, बिस्कुट। तो ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण जो क्रिया है वो किस क्षेत्र का भाग है? तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहाँ सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहाँ उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित और किसका असंगठित है? देखिए, बोला कि एक जो है दुकान में काम करती है, एक सरकारी नर्स है। तो अब इसमें पूछा गया कि कौन संगठित है और कौन असंगठित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर को, अनीता असंगठित है। अनीता क्या है? असंगठित है, क्योंकि उसको वहाँ पे अवकाश, छुट्टी नहीं मिल रहा है। जबकि सीता जो है उनको छुट्टी मिल जाएगा, सरकारी नर्स, और छुट्टी मिलने के बावजूद भी उसका जो वेतन होगा उसमें किसी प्रकार का कटौती नहीं होगा, इसलिए उसको हम लोग संगठित बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर को आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आगे देखिए, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य खाली जगह होता है, क्या होता है? ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो आपका क्या होता है? पहले से ही शामिल होता है। पहले से ही क्या होता है आपका? शामिल होता है। ऑप्शन नंबर को आपका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ये कब पारित हुआ? 2005 को पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भंडारण को किस क्षेत्र में रखा जाता है? देखिए, भंडारण सबसे लास्ट होता है, अंतिम उत्पाद होता है, तो इसको कहाँ रखेंगे हम लोग? तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। किसमें? तृतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? कौन असत्य है, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर घ देखिए आप, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना, ये कथन आपका क्या है? बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन नंबर घ। 32 नंबर देखिए, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना था? तो कितना प्रतिशत था? 40% था। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया? 1960 को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषाओं का दर्जा दिया गया था? तो टोटल 22 भाषाओं को। कितने? 22। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय संघ राष्ट्रपति, राज्य उपराष्ट्रपति, नगर निगम मेयर, ग्राम पंचायत सरपंच, या मुखिया? तो ऑप्शन नंबर को आपका बिल्कुल सही होगा, भारतीय संघ और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया था? तो कहाँ किया गया था आपका? नेपाल में किया गया था। अगला प्रश्न,
बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? तो कहाँ है? लातीनी अमेरिका में, लातीनी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फेडेकोर ने किया था। किसने किया था नेतृत्व? फेडेकोर। ऑप्शन नंबर को आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर घ देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल प्रकृति के हैं। ये कथन आपका बिल्कुल क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल में SPA ने किस अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? ठीक है, तो किसको चुना था? राजा वीरेंद्र को, राजा वीरेंद्र को। ऑप्शन नंबर गो आपका बिल्कुल सही होगा। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।